क्या योग हमें निरोग रख सकता है? टाइम नहीं है, उल्टा सीधा खा रहे हैं तो भाई शरीर की तो अंदर से क्लीनिंग करनी पड़ेगी ना। ऐसी कौन सी बीमारियां जिसमें योग सच में ही बहुत कारगर साबित हुआ है? बीमारी क्यों हो रही है? शरीर में गंदगी जमने से, टेंशन लेने से। बीइंग अ डॉक्टर सर, आप भी समझते होंगे कि आज के टाइम पे कितनी हिडन डिजीजेस जो सिर्फ टेंशन लेने से हो रही है। कोई ऐसी चीज है जिससे हम एलोपैथी के साथ साथ जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और इन बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर में कोई हेल्प ले सकते हैं? वेट लॉस आजकल बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। इतनी सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं, इतने सारे इंजेक्शन आ चुके हैं या इतनी सारी सर्जरीज आ चुकी हैं। क्या वेट लॉस के लिए भी हम योग में कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा वेट लॉस हो जाए और हमारी जो बीमारियों से हम बच जाएं? डेफिनेटली सर, सूर्य नमस्कार इतना। और क्या ऐसा भी है कि जिन लोगों को गंभीर समस्या है, जो बेड रिडन है या जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है या जो थोड़ा सा सीरियस है, ऐसे लोगों को योग मतलब आप लोग एडवाइस करते हैं या उनको नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कुछ तरह का करना चाहिए? योग हर एक व्यक्ति के लिए, बुढ़ा, बीमार, हर व्यक्ति के लिए, सिर्फ एक आलसी व्यक्ति के लिए नहीं है। मेंटल हेल्थ एक बड़ा चैलेंज बन गया, खास करके पोस्ट कोविड बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं। मतलब स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, डिप्रेशन है। तो मेंटल हेल्थ में क्या रोल है योग का, और कौन से आसन या कौन सा योग करना चाहिए? हमारा हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। कितने घंटे या कितने समय रोज योग करना चाहिए? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग जैसे देखे जो योग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उनका मोटापा कम नहीं हो रहा है, उनका स्टेमिना अच्छा नहीं हुआ है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसके लिए पर्टिकुलर योगासन है। अच्छा, उसके लिए अलग है। पर्टिकुलर योगासन है। बुढ़े लोगों के लिए पर्टिकुलर योगासन है। क्या आप या आपके कोई परिवार का सदस्य क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज है, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, अर्थराइटिस, सीओपीडी, अस्थमा या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है? जी हाँ, आप सब इस बात को मानेंगे कि आजकल इन बीमारियों की हमारे समाज में बाढ़ जैसी आ गई है। कहीं न कहीं हम इन क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज के पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और आजकल हम सब कहीं न कहीं एलोपैथिक दवाइयों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। दवाइयाँ हमारी दिनचर्या का पार्ट हो गई हैं और हमें सुबह दोपहर शाम कई सारी डोजेज में दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं इन बीमारियों को कंट्रोल करने में। इवन ट्रीट भी नहीं कर पा रहे हैं और इनको प्रिवेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। और एलोपैथी एक ऐसी पद्धति बन गई है जिसपे 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट है और उसमें क्योर बहुत बार संभव नहीं होता, ये भी हम सब जानते हैं। क्या कोई और पद्धति है जो इससे हमें निजात दिला सकती है, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम एलोपैथी के साथ साथ जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और इन बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर में कोई हेल्प ले सकते हैं? इसी क्रम को देखते हुए आज हमने एक पॉडकास्ट किया है जिसमें नाम है जिसका योगा से होगा। ये हम सब जानते हैं, हमारी जो प्राचीन पद्धति है वो योग थी और आयुर्वेदा था और हम लोग बहुत निरोग रहते थे, हम लोग बड़ा हेल्दी और सुखी रहते थे। बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बीता हमारी जो दिनचर्या थी वो ठीक नहीं रही। हम लोग क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज के चक्रव्यूह में फंस गए और हम इन बीमारियों में जकड़ गए और हमारी जो पद्धति थी वो भी कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट हो गई और लोगों ने अपनी नई वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपना लिया, जिसकी वजह से ये बीमारियां और बढ़ती गईं। इसी बारे में बात करेंगे कि क्या योग हमें निरोग रख सकता है, और इसका नाम हमने इसीलिए रखा है, इस जो पॉडकास्ट है या जो उसकी श्रृंखला है उसका नाम रखा है योगा से होगा। मतलब अगर आप योग करते हैं तो आप निरोग रह सकते हैं। इवन निरोग तो रह ही सकते हैं, अगर आपको कोई बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट में भी हेल्प ले सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको एलोपैथी को दरनिकार करना है, उसको नेग्लेक्ट करना है, बट एलोपैथी के साथ साथ क्या हम कोई ऐसा इंटीग्रेशन कर सकते हैं जिसमें आयुर्वेदा या योगा को हम अपना लें साथ में और बीमारियों को हम और अच्छी तरह से कंट्रोल कर लें या दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को कम कर लें या अपनी लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल करें और अपनी जो
जीवन है उसको और हेल्दी फिट बना लें, या अपने मेंटल हेल्थ को और इम्प्रूव कर लें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारी एजिंग है या जो हमारी डिसेबिलिटी है वो कम हो जाए और एजिंग और इम्प्रूव हो जाए। तो इसी क्रम में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आई हैं योगा और वेलनेस एक्सपर्ट और योग टीचर पूर्णिमा जोशी जी, जिनको बहुत लंबा अनुभव है योग कराने का, और मैंने खुद उनके साथ योग किया है और कहीं ना कहीं बहुत सारे मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसीलिए हम सब रिकमेंड करते हैं कि योग को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सबको अपनाना चाहिए, जिससे हम इन बीमारियों से प्रिवेंशन पे काम कर सकें और जिन लोगों को ऑलरेडी बीमारियां हो चुकी हैं उनको कंट्रोल कर सकें और उनको ट्रीट कर सकें। नमस्कार मैडम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम रियली एक्साइटेड। योगा से होगा सीरीज आप स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई एम श्योर ये बहुत लोगों को बेनिफिट दे। नहीं, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बट मैं आपसे यही पूछना बड़ा सिंपल भाषा में, योग की बहुत सारी बातें करते हैं लोग, योग क्या होता है कि अनुलोम विलोम योग है, कपाल भारती योग है, प्राणायाम योग है, वेट रिडक्शन करना योग है, वॉक करना योग है, मेडिटेशन करना योग है। एक्चुअली बहुत सारे भ्रांतियां हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो मैं चाह रहा हूँ कि योग को सिंपल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि योग क्या होता है। देखिए योगा, ये जो सारे आपने चीज़ें बताई, मेडिटेशन करना, भ्रामरी करना, प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार, ये सभी योग के स्टेप्स हैं सर। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा योग के स्टेप्स हैं जो हमें योग की तरफ ले जाते हैं। योग इज़ अ लाइफस्टाइल। देखिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हार और जीत में समभाव रखते हुए, इक्वानिमिटी रखते हुए और आसक्ति को त्याग कर, उस अटैचमेंट को त्याग कर जाओ और योग लड़ो। तो सर यही योग है लाइफ में, हर चीज़ में हम सर धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। हम बच्चे थे, स्कूल गए, फिर वहाँ पे रिजल्ट की टेंशन क्या होगा, जैसे जैसे बड़े हुए रिलेशनशिप्स की टेंशन, फिर आगे बढ़े बिजनेस की टेंशन। तो कहीं ना कहीं हम जो हर चीज़ से अटैच हो रहे हैं और फिर धीरे धीरे अपने से ही दूर हो रहे हैं, अपनी बॉडी से, अपने मेंटल हेल्थ से, उसको वापस से बैलेंस में लाना योग के थ्रू हम कर सकते हैं। नहीं, ये तो अपना थ्योरेटिकल ज्ञान दे दिया। अब मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लगता है दर्शकों को भी कितना समझ में आएगा वो नहीं पता। क्या ऐसा योग में संभव है कि हम अपनी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, या हम अपना इलाज कम कराएं या दवाइयों पर डिपेंडेंसी कम हो, या ऐसी कौन सी बीमारियां जिसमें योग सच में ही बहुत कारगर साबित हुआ है? देखिए सर, प्रैक्टिकल बात करेंगे, बीमारी क्यों हो रही है? शरीर में गंदगी जमने से, टेंशन लेने से। बीइंग अ डॉक्टर सर आप भी समझते होंगे कि आज के टाइम पे कितनी हिडन डिजीजेज जो सिर्फ टेंशन लेने से हो रही है। साइकोसोमैटिक एक टर्म है। नहीं तो उसमें तो मेडिटेशन करेंगे, फिर हम योग क्यों करेंगे उसमें? हाँ, सर मेडिटेशन योग का पार्ट है। योग 8 अंगों से मिलके बना है, सो मेडिटेशन भी उसका एक पार्ट है। ठीक है। यम नियम आसन। सिंपल शब्दों में सर, अगर हम अपनी दिनचर्या को ही अच्छा रखेंगे, सुबह उठ के नहाएंगे, ब्रेकफास्ट टाइम से करेंगे, शुद्ध होंगे शरीर से, मन से, थोड़ी देर चैंटिंग करेंगे, आप देखिए आपका पूरा दिन कैसा। तो आप ये कहना चाह रही हो कि डिसिप्लिन रखना है, संयम रखना है, सब कुछ करना है, खाना पीना ठीक रखना है, तो फिर हम फिर अगर इतना अच्छा कर लेंगे तो फिर योग की जरूरत ही कहाँ रह गई? तो ये पॉसिबल नहीं है इस लाइफस्टाइल में। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या ऐसे लोग जो जंक फूड खा रहे हैं, जो एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, जिनकी नींद अच्छी नहीं है, जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्या उसमें भी योग कारगर है, उसमें भी मदद कर सकता है? वो बताइए। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं कि आजकल जो पब्लिक में डिसिप्लिन लोग, संयम वाले लोग, नियम वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो चूंकि पब्लिक जो है ज़्यादातर डिपेंडेंसी हो जाएगी बाहर के खाने पे, फास्ट फूड पे, घर में परिवार में सब लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर का भी टेंशन है, बाहर का भी टेंशन है। तो इन सब में योग कैसी आपकी मदद करेगा, हमारी कैसे मदद करेगा, उसके बारे में बताएं। सर देखिए, मैं इसलिए शॉर्टकट पर बात ही नहीं कर रही हूँ। जी। सबसे पहला स्टेप मैंने बोल दिया कि आपको सुबह उठ के अपने डिसिप्लिन फॉलो करना ही है, नहाना है, धोना है, अच्छा ब्रेकफास्ट करना है। किसी कारण से आप ये नहीं कर पा रहे हैं, यम और नियम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आसन तो डेली करने ही हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि टाइम नहीं है, उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो भाई शरीर की तो अंदर से क्लीनिंग करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे रोल आता है आसन का। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो सर हमारे हर योग, अगर आप एक सही टीचर से सही योग करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जब हम कोई भी योग आसन करते हैं, हमारी पर्टिकुलर नस नाड़ियाँ दबती हैं, नसों में, है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन का क्या काम है सर? ब्लड में ही गंदगी होती है। जब वो
ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो जब हमें योगा आसन करते हुए पसीना आता है और नाक से सांस छोड़ते हैं, हमारे शरीर की सफाई होने लगती है। नहीं तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने इतने दिनों से योगा करा रहे, आपने योगा में बहुत सारा लिटरेचर भी पढ़ा होगा, कुछ स्टडीज भी करी होंगी, कुछ डाटा भी होगा, कुछ एविडेंस भी होंगे जिसके वजह से हम बात कर सकें। ऐसी कौन सी जो कॉमन बीमारियां जिनमें योग का बहुत अच्छा इफेक्ट है, बहुत अच्छा असर करता है, जिसमें हमें योग करें तो हमें पता लग जाएगा कि ये बीमारियां या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या इनको ट्रीट कर सकते हैं? सर सारी लाइफस्टाइल, सारी नहीं, मुझे वो ऐसा बताओ कि 5-7 बता दो नाम, जिससे पता लगे मैं दर्शकों को कि वो उनको अडॉप्ट कर लें और वो बिल्कुल निरोग हो जाए और ठीक हो जाए। सर जो मोस्ट कॉमन हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बैक पेन, अर्थराइटिस, जॉइंट्स में पेन, बॉडी में कहीं ना कहीं पेन आ रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर ही क्यों ना हो, बॉडी बिल्डर से लेके क्रिकेट प्लेयर से लेकर हर कोई हमारे क्लास में आता है। सर बॉडी पेन है, मेंटल इश्यूज हैं, एंग्जाइटी है, रात को नींद नहीं आ रही है, पहले दिन से ही लोगों को इन चीज़ों में असर हुआ है, थायराइड में असर हुआ है, डायबिटीज़ 15 दिन में भी लोगों ने कंट्रोल करी है। तो सर ये तो आप ये कहना चाह रहे हो कि डायबिटीज है या थायराइड की बीमारी है या स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है, मेंटल हेल्थ है, अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन्स हैं, बैकएक है, इन सब में योग का बड़ा अच्छा योगदान है या बड़ा अच्छा इनमें कंट्रोल हो सकता है अगर आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर योग कोई करना शुरू करे, जैसे आपने कहा कि अभी 15 दिन में डायबिटीज कंट्रोल हो गई थी, ये तो मुझे लगता है असंभव है, पता नहीं आप कैसे कह रहे हो, बट मैं नहीं मान पा रहा हूँ। बट मैं यही कहूँगा कि 15 दिन में कंट्रोल नहीं हो सकती है, बट डेफिनेटली उसका असर आने लगेगा। कंट्रोल हुई है सर, ये एविडेंस भी है। हम मैं चाहूँगी कि मेरे उस स्टूडेंट का हम वो डेटा लें और वो खुद अपने मुँह से बताएं। हाँ बताएं, बट डायबिटीज के शुगर लेवल क्या था, उनका HbA1c कितना था, क्या उन्होंने दवाइयाँ बंद कर दी या दवाइयों के साथ उन्होंने कंट्रोल किया, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम डायबिटीज़ का एक स्पेसिफिक एपिसोड करेंगे। अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे मुझे डायबिटीज़ है या मुझे हाई ब्लड प्रेशर है या मुझे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, क्या बीमारी के हिसाब से आप बता सकते हो कि जब हम योग स्टार्ट करते हैं तो कितना समय मिनिमम लगेगा जब आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, कि 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, साल, 2 साल? बिकॉज आजकल लोगों में धैर्य नहीं है, हम सब चाहते हैं कि रिजल्ट्स आएँ और फास्ट आएँ। तो ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई समय है जो बता सकते हो जिनमें हर बीमारी के अनुसार से, कि जिसमें इतने समय में आपको एग्जैक्टली बेनिफिट दिखने लगते हैं? सर देखिए, फील तो पहले दिन से ही होने लगता है। जब हम आधे घंटे 1 घंटे की एक योग क्लास करते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, पहले दिन ही आपकी बॉडी बता देगी कि हाँ, कि मैं ठीक जगह आ गया हूँ, ठीक चीज़ कर रहा हूँ कि नहीं। और सर बेसिक चीज़ें, बैक पेन, सर्वाइकल, इन सब में तो 7 डेज में बहुत मेजर डिफरेंस आपको दिखने लगता है। रही बात डायबिटीज़, थायराइड की, तो वी रिकमेंड, क्योंकि हमें जल्दी नहीं मचानी है, जैसे आपने बोला पेशेंस थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, बट मैजिक है आप सडनली रियलाइज कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स हर इंसान को योग में देना चाहिए टू सी 100% रिजल्ट्स। तो सर 7 डेज से स्टार्ट होने लग जाता है बहुत मेजर डिफरेंस दिखना, बट मिनिमम भी रिकमेंड 3 मंथ्स तो आप योग करिए। तो जनरल बात करते हैं कि अगर हम डायबिटीज है किसी को, HbA1c उसका 7-8 से ज़्यादा है, या शुगर जो फास्टिंग है 120-130 से ऊपर रहती है, PP उसकी 200 या 200 से ऊपर रहती है, तो ऐसे लोगों को आप कौन से बेसिक योग के आसन्स बताएंगे सो दैट वो उसको अडॉप्ट करें, उसको करें और उसको फायदा हो? सर नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन मतलब आप बोल सकते हैं जादू। नाड़ी मतलब हमारी ये नाड़ी है, उसका शोधन करना है? सर हमारे शरीर में 72,000 एनर्जी चैनल्स बोला जाता है। जब उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, गंदगी जम जाती है, ये लीड करता है बीमारियों में। और उन बीमारियों को टॉक्सिन्स का कुछ भी नाम दे दो सर, डायबिटीज दे दो, थायराइड दे दो, हाइपरटेंशन दे दो, दे ऑल आर टॉक्सिन। नहीं, हम लोग स्पेसिफिक बात करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है उसे कौन से आसन है, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए रोज और कितने समय के लिए करना चाहिए सो दैट उसको 4 से 6 हफ्ते में उसको रिजल्ट दिखना संभव हो जाए? कपालभाति और नाड़ी शोधन 7 दिन के। आप करके दिखाओ नाड़ी शोधन कैसे करते हैं? देखिए, नाड़ी शोधन से सर हम समझेंगे हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड है बॉडी में। तो जब हम राइट से इनहेल करते हैं, हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव होता है। जब लेफ्ट से सांस लेते हैं तो राइट साइड एक्टिव होता है। तो सर ये हमारा वात, पित्त, कफ तीनों का बैलेंस करता है। जब हमारे ये 3 दोष वात, पित्त, कफ बिगड़ते हैं तो यही मेजर रीजन बनते हैं डायबिटीज का और बाकी प्रॉब्लम का। तो नाड़ी शोधन के लिए इस मुद्रा में आएंगे। थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से धीरे से सांस खींचना शुरू करेंगे, सांस को शिफ्ट करेंगे और उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, और राइट से सांस छोड़ देंगे। फिर राइट से सांस छोड़ने के बाद फिर से राइट से ही सांस खींचेंगे
शिफ्ट करेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ तो देंगे। एक बार करके दिखा दीजिए, बिना बोले करके दिखा हाँ, दीजिए। ये देखिए। अब देखिए सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जब मैंने सांस ली तो मैंने जल्दी से ऐसे नहीं कर दिया। सांस तो हम डेली नॉर्मली ले ही रहे हैं, अंदर बाहर कर ही रहे हैं। हाउ डज नाड़ी शोधन क्रिएट्स अ डिफरेंस? जो हमने होल्ड किया, होल्ड करने से हमारा रिजल्ट 100 टाइम्स बढ़ जाता है। और आंख क्यों बंद करी? हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा है, परिवार के थॉट्स, काम के थॉट्स। आईज क्लोज करके जब हम सांसों को ऑब्जर्व करते हैं तो सर हम प्रेजेंट में रहते हैं। और सर बोला गया है और ये सच भी है, हम जो सोचते हैं हम वो बनते हैं। हाँ, तो सर आपने सोचा होगा कि आप डॉक्टर बनेंगे और नहीं, थियोरेटिकल बातें नहीं करते, थ्योरेटिकल काम नहीं सर साइकोसोमैटिक इज अ टर्म। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो थॉट्स होते हैं वही फीलिंग्स होती हैं, वही एक्शन आते रिजल्ट आते हैं। बट अभी हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। एक तो आपने बताया कि नाड़ी शोधन, दूसरा बताया हमने कपाल भारती। कपाल भारती कितना देर करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या तरीका कपाल, वो बताइए प्लीज। सर नाड़ी, मैं बोल रही हूँ सर, हम हरी नहीं करेंगे। नाड़ी शोधन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप धीरे धीरे प्रेजेंट में रहें, ठीक है, सांसों को कंट्रोल करें, होल्ड करें, एंड यू ऑब्जर्व योर हीलिंग। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू। ठीक है, और दूसरा क्या पॉइंट है? कपाल भाती। कपाल भाती मींस कपाल मीन्स हमारा स्कल एंड भाती मीन्स शाइन। सो इस षट क्रिया का ये पार्ट है। इस क्रिया का अर्थ ही है, जब आप इसको करते हैं तो आपके चेहरे पर पूरे चमक आने लगती है। और वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारे टॉक्सिन्स खत्म होने लगते हैं। उसके लिए कंटिन्यूअस एक्सहेलेशन। सो आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में पैर फोल्ड करके बैठ जाएंगे ध्यान मुद्रा में, और सिर्फ सांसों को छोड़ने पर ध्यान देते हैं। आप कैसे? एक हेल्दी व्यक्ति आराम से 1 मिनट के अंदर 60 से 80 बार एक्सहेल कर सकता है। और जिसको सर, जो एजेड है, जिसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, वो स्लो, जिनको हाइपरटेंशन है वो बहुत स्लो करेंगे। तो जो एक नॉर्मल, तो कितनी देर तक करना चाहिए स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग 2 मिनट से करते हैं। जिन्होंने लाइफ में कभी कपाल 2 मिनट लगातार नहीं कर पा रहे कोई, तो कैसे करेगा? ब्रेक लेके करेंगे। आपने एक टोटल 2 मिनट के लिए करना है आपको, बीच में ब्रेक लेके कर सकते हैं। ब्रेक लेके आराम से कर सकते हैं, बट 2 मिनट्स खुद को पुश करें, क्योंकि हमें अपनी लिमिट से भी आगे। अब मैं एक चीज़ और अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कपाल भारती है वो जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स उनको नहीं करनी चाहिए, या करनी चाहिए तो बहुत ही स्लो करनी चाहिए, और नॉर्मली अवॉइड ही करना ज़्यादा अच्छा है। अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, उसे करने से पहले बात कर लें। अच्छा, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, आजकल बहुत हर चौथा भारतीय जो है इस समय हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। डायबिटीज में भी हमारे पास मिलियंस ऑफ पेशेंट्स आ चुके हैं, मतलब डायबिटीज की कैपिटल बोलते हैं भारत को। तो ऐसे जब हाइपरटेंशन की बात करते हैं, हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है हाइपरटेंशन भी। तो हाइपरटेंशन में, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है ऑलरेडी, जिसमें हमें एक्टिविटीज कम करनी चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए, उसके लिए क्या मेडिटेशन है, योग है, कौन से आसन है ऐसे जो कर सकते हैं? चंद्रवृद्धि प्राणायाम करना है सर। उसमें ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे उस इंसान की बॉडी में हीट कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, टेंशन भी ज़्यादा होती है, थॉट्स ज़्यादा चल रहे होते हैं। अब हमें क्या करना है? बॉडी को काम डाउन करना है, ठंडा करना है, थॉट्स को काम डाउन करना है। तो चंद्रवृद्धि प्राणायाम। अभी हमने नाड़ी शोधन की बात करी थी सर, जिसमें हम राइट और लेफ्ट दोनों से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे थे। अब हमें करना है सिर्फ चंद्रवृद्धि। चंद्रवृद्धि के लिए लेफ्ट साइड को हमारी चंद्र नाड़ी बोला गया है सर, काम, कूलिंग साइड एंड हीलिंग साइड ऑफ अवर बॉडी। तो हम लेफ्ट से सांस खींचते हैं और राइट से छोड़ते हैं, अगेन लेफ्ट से खींचते हैं, राइट से छोड़ते हैं। आप देखिए पहले ही दिन उस व्यक्ति को बहुत आराम मिलने लगेगा और 7 दिन के अंदर तो मेजर डिफरेंस आने लगेगा। तो कोई मेडिटेशन करना चाहिए ऐसे लोगों को, शवासन है या कोई और चीज करनी चाहिए? सर आपने चंद्रवृद्धि प्राणायाम किया, थोड़ी थोड़ी बॉडी की मूवमेंट करनी है, हल्की हल्की, जो आप कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आपको मंत्र पसंद है, ओम चैंटिंग पसंद है, शिव जी का कोई भजन पसंद है, जिन भी आप भगवान को मानते हैं, उसको आप क्लोज करके यू कैन लिसन टू द सॉन्ग और जस्ट चैंट अलोंग विद इट टू काम डाउन योरसेल्फ। और हल्के हल्के, जैसे बाल आसन कर लिया, सर को जमीन से लगा लिया, फिर नाक से सांस ली, शवासन में लेट गए, तितली आसन हल्का हल्का कर लिया। तो स्लो मूवमेंट से आप देखेंगे वो खुद को धीरे धीरे काम डाउन करके, ठंडा करके और स्ट्रॉन्ग बना के धीरे धीरे सूर्य नमस्कार की तरफ जाए। एक चीज और मैं डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा
कि कोई व्यक्ति जिसने योग शुरू किया है, चाहे वो डायबिटीज से ग्रसित है या हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, कृपया करके अपनी दवाई प्लीज़ बिल्कुल बंद ना करें। साथ में करना है, दवाइयाँ नहीं छोड़नी, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद, जो भी दवाई ले रहे हैं जिससे आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है या आपका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, उसको बंद नहीं करना है जब तक डॉक्टर ना कहे या जब तक आपकी चीज़ें नॉर्मल ना हो जाए। और उसका रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर चेकअप जरूर कराएं, वो भी नहीं छोड़ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे लोग हैं आजकल मोटापे से ग्रसित हैं, मतलब ओबेसिटी कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का कारण बन चुकी है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज़ हो, अस्थमा हो, कैंसर हो, इवन और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज का कारण बन चुकी है। तो वेट लॉस आजकल बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, इतनी सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं, इतने सारे इंजेक्शंस आ चुके हैं या इतनी सारी सर्जरीज आ चुकी हैं। क्या वेट लॉस के लिए भी हम योग में कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा वेट लॉस हो जाए और हमारी जो बीमारियों से हम बच जाएं? डेफिनेटली सर, सूर्य नमस्कार इतना पावरफुल है। अगर आप हाफ एन आवर ऑफ सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप देखिए आपकी 400 to 500 कैलोरीज के बीच बर्न होते हैं, इतना पावरफुल है। तो सूर्य नमस्कार में कोई टाइप है या सिंपल सूर्य नमस्कार क्या है? देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है जिसमें 12 स्टेप होते हैं, वो हम कर सकते हैं, उसके 10 से 15 राउंड। तो जब आप नए हैं थोड़े कम से शुरू करेंगे, 5 राउंड से शुरू करिए, 6 राउंड तक जाइए धीरे धीरे। आप देखिए 100 to 200 कैलोरीज आपकी उसी में बर्न हो जाती हैं। और फिर सर देखिए अष्टांग योग है जो हम करते हैं, उसका सूर्य नमस्कार है, उसमें और ज़्यादा बर्न होती हैं क्योंकि वो थोड़ा और पावरफुल है। तो आपका जैसा शरीर अलाउ करता है, अगर आप नए आए हैं तो आप ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार करें, थोड़ी और स्ट्रेंथ बढ़ गई है फिर अष्टांग योग सूर्य नमस्कार की तरफ आए। लेकिन सूर्य नमस्कार से आपका बहुत वेट लॉस होगा, कैलोरी बर्न होगी, अराउंड 400 to 500 कैलोरीज बर्न होंगे। और इसका बेनिफिट क्या है सर, जो ऑलरेडी बीमार है, जो रनिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, हार्ट में भी प्रेशर आएगा उस वजह से। सूर्य नमस्कार में आपको ना कूदना है ना जंप करना है, सिर्फ सांसों के साथ कंट्रोल करते हुए मूवमेंट करनी है और आपकी 500 कैलोरी बर्न हो रही है। इससे बेस्ट आपको क्या चाहिए? तो मैट पर आएं और सूर्य नमस्कार शुरू करें। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और पूछूंगा, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं जब योग शुरू करते हैं उसके बाद, या मुझे भी लगा था कई बार कि जब योग शुरू किया उसके बाद कान में दर्द, गर्दन में दर्द हो गया, बैक में दर्द हो गया, जॉइंट में पेन हो गया, थकावट बढ़ गई। तो क्या सही है कि योग से ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या इनका कोई सॉल्यूशन है, या शुरुआत में होते हैं बाद में नहीं होते हैं? इसके बारे में कुछ ज्ञान देंगे आप? सर देखिए, एक तो आपको राइट गाइडेंस में योग करना है। एक टीचर, आपको पता होना चाहिए कि टीचर कौन ठीक है, क्योंकि हर कोई योग टीचर या टैग ले लेते हैं, बट यू शुड नो कि टीचर ने कहाँ से, उनके गुरु कौन रह चुके हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर आपको करेक्ट अलाइनमेंट कराएगा, टेक्निक्स बताएगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। सेकंड सर, थोड़ा पेन आना कॉमन भी है। जब आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट करते हैं, वो मसल्स जो आज तक आपने यूज ही नहीं करी थी अब वो यूज में आ रही हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, मसल्स में सोरनेस आएगी। तो सर ऐसे पेन तो कॉमन है, तो इससे डरना नहीं है, जो बेसिक पेन है। तो नॉर्मली 1-2 हफ्ते में सेटल हो जाता है? 1-2 हफ्ते में सेटल हो जाएगा, लेकिन अगर आप आगे एडवांस बढ़ना चाहेंगे तो पेन बना रहेगा। आप किसी भी बड़े से बड़े टीचर से पूछेंगे, हर टीचर के कभी ना कभी कोई ना कोई पेन बना ही रहता है। तो आप ये कहते हो कि बिना टीचर के योग नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं करना चाहिए सर, बिना टीचर के योग नहीं। क्या कोई ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है जिसको देख के, जिसको साथ कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? कर सकते हैं। आप देखिए यूट्यूब से निकाल लिया, इंस्टा से थोड़े बहुत देख लिए, तो आपको कंप्लीट गाइडेंस नहीं है सर, है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया नाड़ी शोधन करना है, जब बहुत फर्क है अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर आपके साथ कोई टीचर बैठा है और वो आपको अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी ब्रीदिंग, एक असली टीचर ब्रीदिंग तक सुनता है सर, आपकी चेस्ट कितनी एक्सपैंड हो रही है, कैसे रिलीज करे, एक माइन्यूट ऑफ द थिंग्स पर नजर रखता है। तो अगर आपको मौका मिले, डू इट विद अ टीचर, नहीं तो डेफिनेटली ऑनलाइन भी बहुत अच्छे टीचर्स योग करा रहे हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं। और क्या ऐसा भी है कि जिन लोगों को गंभीर समस्या है, जो बेड रिडन है या जिनको अस्थमा है, COPD है, या जो थोड़ा सा सीरियस है, ऐसे लोगों को योग मतलब आप लोग एडवाइस करते हैं या उनको नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कुछ तरह के करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए, ऐसा कुछ है, कोई गाइडलाइंस है ऐसी? सर हमारे गुरुजी कहते हैं योग हर एक व्यक्ति के लिए, बुढ़ा, बीमार, हर व्यक्ति के लिए, सिर्फ एक आलसी व्यक्ति के लिए नहीं है। तो जो बेड पे लेटा हुआ है सर, उसको भी उम्मीद है कि मुझे खड़ा होना है ना वापस से। कोई भी ऐसे बीमार होकर नहीं मरना चाहता है। सिर्फ ब्रीदिंग, अगेन सर आई एम रिपीटिंग, नाड़ी शोधन इज वेरी पावरफुल। कोई बेड पे भी आ गया और उसकी सिर्फ एक सांस चल रही है, आप अपने हाथ से उसकी नोज पकड़ लो,
उसको बोलो सांस खींचे धीरे से, फिर शिफ्ट कर दो, सांस छोड़े। इसी से आप देखेंगे उनके अंदर जान आने लगेगी। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है जो एक्सेसिव जो जिसमें मसल्स का यूज होता है वो वाला नहीं करना चाहिए, जैसे सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कपाल भाती नहीं करना चाहिए, बट नाड़ी शोधन कर सकते हैं। शुरुआत नाड़ी शोधन से करें। सर जिनको पैरालिसिस तक हुआ वो खड़े हुए, उन्होंने खुद आके बोला कि पैरालिसिस लकवा मार गया था पूरे शरीर में, बॉडी बंद हो गई थी काम करना, सिर्फ नाड़ी शोधन कर करके खड़े हुए। मेंटल हेल्थ एक बड़ा चैलेंज बन गया, खास करके पोस्ट कोविड बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, डिप्रेशन है, टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, फोकस खत्म हो गया, अटेंशन कम हो गया, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। तो मेंटल हेल्थ के ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं लोगों में। तो मेंटल हेल्थ में क्या रोल है योग का, और कौन से आसन या कौन सा योग करना चाहिए? सर देखिए, मेंटल हेल्थ क्यों बढ़ गई है, हमारा हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, हमें जो मिला है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं और आगे बढ़ना चाहते हैं, विच इज़ फाइन, बट उसके लिए टेंशन लेना। और सर अभी देखिए दुनिया भी ऐसी नहीं है कि आपको सब कुछ फूलों से सजा हुआ मिले, चैलेंजेस भी है लाइफ में, इसलिए हम पूरे दुनिया को ठीक कर नहीं सकते, खुद को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। चंद्रभेदी प्राणायाम मैंने आपको बताया, चंद्रभेदी करने से जब हम लेफ्ट से सांस लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं, लेफ्ट से लेते हैं राइट से छोड़ते हैं, हम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एंग्जाइटी कम होती है, और आप इंस्टेंटली पाएंगे जिनको नींद नहीं आ रही और दिमाग चल रहा है तेजी से, आप चंद्रभेदी करेंगे तो आपका थॉट्स काम डाउन होंगे। आप हमेशा आप खुद भी पाएंगे, आपके साथ भी हुआ होगा, जब हमें गुस्सा आता है सांस कैसे तेज बढ़ जाती है सर। सो व्हेन वी स्लो डाउन आवर ब्रेथ, तो वहीं से हमारे थॉट्स कंट्रोल होने लगते हैं। प्लस सर जब आप 1 घंटा मैट पर आते हैं, आप खुद योग करते हैं, जब हम बोलते हैं कि आप आर्म्स रेस करिए और दृष्टि अपने थंब पर देखिए या कोई भी बॉडी पार्ट में देखिए, उस 1 घंटा जब मैट पर आप खुद से कनेक्ट करते हैं तो आप पूरे दिन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ जो आपने मैट नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रिपेयर हो जाते हैं, बट ये ज़्यादातर लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का इस पर भरोसा भी है कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है योग से, बट क्या स्ट्रेंथ भी आती, ताकत भी आती है? मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबल लोग ज़्यादा हो जाते हैं बट उनकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम हो जाती है, बिकॉज कोर मसल्स में हम लोग बहुत सारा काम नहीं करते योग में। ऐसा क्या है, ऐसा सच है या इसमें भी ऐसा कि दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी पॉसिबल है और स्ट्रेंथ भी पॉसिबल है, ऐसा है? सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ही नहीं, स्टैमिना और बैलेंस चारों ही योग से आपको मिलता है। और कार्डियो? एवरीथिंग सर, जो हम कंटिन्यूस विन्यासा बोलते हैं अष्टांग में, कंटिन्यूस मूवमेंट अलोंग विद ब्रीदिंग। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग जैसे देखे हैं जो योग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उनका मोटापा कम नहीं हो रहा है या उनका वेट कम नहीं हो रहा है, ठीक है, या डायबिटीज थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गई है, उनका स्टेमिना अच्छा नहीं हुआ है, वो वॉक वगैरह नहीं कर पाते हैं, सांस फूल जाती है, तो इसमें कोई सच्चाई है? सर सच्चाई है, क्यों है भाई? अगर आप 10-15 मिनट टाइम पास करोगे योग में बैठ के, थोड़ा सा सांस ले लिया, ये कर लिया, योग भी रिगरस योग है, लेकिन आपकी अभी कैपेसिटी कितनी है? आपको डेली पुश करना ना, इसलिए कहा जाता है सर टीचर की निगरानी में करें, वो आपको डेली पुश करेगा। जब हम खुद बैठ के करते हैं, घर में बैठ के कर रहे हैं या पार्क में, 1000 डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई दोस्त आ गया बीच में, कुछ आप सोचने लग गए, तो 1 घंटा अगर आप डेडिकेटेडली योग कर रहे हैं तो आपका वेट कम होगा ही होगा, टाइम पास कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो मेरा इसी पे सवाल है कि कितने घंटे या कितने समय रोज योग करना चाहिए, हफ्ते में कम से कम कितने बार करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम चाहिए, किसी टाइम कर लेना चाहिए, खाने से पहले या खाना खाने के बाद, तो क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या शेड्यूल होना चाहिए योग का, सो दैट इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमारी बॉडी को मिल पाए? सर मिनिमम ऑफ 45 मिनट्स ऑफ टाइम योग को देना ही चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन देना चाहिए। कई लोग बोल देते हैं कम से कम 2 दिन करिए, 3 दिन करिए। आज की जैसी लाइफस्टाइल हो गई है, पोल्यूशन, टेंशन, बीमारियां, जंक फूड, 5 दिन तो आपको योगा करना ही करना है। और सुबह करना है, शाम को करना है? सुबह, लेकिन सर आज के डेट में ये चीज़ भी हम खत्म कर दें, जब आपको मौका मिल जाए आपको योग करना है, क्योंकि अच्छा फील करने का कोई समय नहीं है। हमारे को टेंशन सुबह भी हो जाती है, रात भी हो जाती है। मान लिया अगर शाम को करना तो फास्टिंग चाहिए होती है, कितने घंटे खाए? थोड़ा खाने का गैप रखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब खाना खाते हैं ब्लड सर्कुलेशन सर सारा स्टमक में चला गया तो वो इनडाइजेशन हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है। तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का गैप, अगर आपने हैवी खाया है तो 2 घंटे का गैप, अदरवाइज 1-1.5 घंटे का गैप योग आसन करने से, प्रैक्टिस करने से पहले करें। हमारे स्टूडेंट्स सर रात को 9 बजे 10 बजे भी योग करते हैं, सुबह 6 बजे भी योग करते हैं और सभी हेल्थी है।
व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि करो योगा करो। तो मैं इसी पूछ रहा हूँ, क्या ऐसी कौन सी गलतियां जो लोग करते हैं जब योग शुरू करते हैं और उनको नहीं करनी चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं? सर देखिए, सबसे पहले क्या गलती है कि योग क्लास में या औरों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। अरे आपकी लाइफस्टाइल अलग है और सामने वाले की लाइफस्टाइल अलग है, तो पहले तो हमें कंपेयर नहीं करना है खुद की बॉडी को किसी और की बॉडी से। ठीक है, खुद को खुद से कंपेयर करना है कि आज आपने योगा किया, कल कैसा फील हो रहा था या थोड़ी देर पहले कैसा फील हो रहा था और अभी इंस्टेंटली कैसा फील हो रहा है। और आप एक चीज समझिए, अब आप यहाँ से बेहतर ही होंगे, पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने योग शुरू कर दिया है। सेकंड गलती, कई लोग बहुत जल्दी मचाते हैं कि क्योंकि योग इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। कोई फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूरा पश्चिमोत्तान में अपना हेड टच कर दिया नी में, सामने वाला देखेगा अरे मुझे भी करना है। नहीं, आपकी बॉडी जितनी अलाउ कर रही है आप उतना ही करिए, आपको भी उतना रिजल्ट मिल रहा है। जो पूरा बहुत ज्यादा कर रहा है उसको भी रिजल्ट उतना ही मिल रहा है। तो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर पुश नहीं करना है स्टार्टिंग में ही, और बहुत जल्दी रिजल्ट की चाह नहीं रखनी है। गिव इट टाइम, क्योंकि आपने खराब करने में शरीर को बहुत सालों लगा है, तो कुछ महीने तो दीजिए ठीक करने में। तो मतलब इन गलतियों को हमें अवॉइड करना है और मेन है कि परसिवरेंस रखनी है, बिल्कुल सर, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी रखनी है, सो दैट कि हमें रिजल्ट अगर चाहिए तो वो मिल पाए। डेफिनेटली। दूसरा एक सवाल है कि अगर योग की बात करते हैं, हमने बात की फिजिकल हेल्थ की बात की, क्रॉनिक डिजीज की बात की, क्या ये मूड को चेंज कर सकता है, मूड डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकता है, मेंटल हेल्थ में जैसे बात कर रहे थे, कितना असरदार है और कितनी क्या क्योर है इसमें? सर योग, आसन एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस इंस्टेंट मूड को अच्छा कर सकती है। योग में इतनी सारी क्रियाएं हैं। एक नाड़ी शोधन मैं आपको बार बार रिपीटेडली बोल रही हूँ क्योंकि वो इंस्टेंट हेल्प करता है। चंद्र नाड़ी आपके माइंड को काम डाउन करता है। और क्रियाएं बहुत सारी, हाथ से क्रियाएं, जब आप हंसते हो तेज तेज तो वो हमारे मूड को रिलीफ देता है, अच्छा फील कराता है। और जब आप टफ आसन करते हो, सो यू गेट दैट टफनेस, अंदर से खुद को पुश करते हो, तो आपको ताकतवर फील होता है, ओके मैं इससे आगे स्टेप बढ़ सकता हूँ। तो सर इंस्टेंट आराम से योग आपको अच्छा फील कराता है। अच्छा, योग के बारे में कॉमन मिथ क्या है लोगों को, मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जो मिथ हैं जो योग के बारे में नहीं होनी चाहिए एक्चुअली? सर सबसे कॉमन मिथ जो मैं सुनती हूँ कि योगा स्लो है, ज्यादा टफ नहीं है, ऐसे ही है, हल्का, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए नहीं बना है। सर दो टाइप के लोग मैं देख रही हूँ आजकल इसमें, जो जैसे बॉडी बिल्डर लोग हैं जो ज्यादातर जिम जाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो उनको लगता है कि योग स्लो है, ऐसे ही है, हल्का फुल्का। या फिर जो थोड़े एजेड हो गए हैं और बहुत स्टिफ हो गए हैं कर करके, उन्हें लगता है हम कर नहीं पाएंगे। सो दो एक्सट्रीम मिथ चल रहे हैं। जबकि योग तो आप किसी भी, योग एक सर वो नहीं है कि ये छोड़ के योग कर लो। योग तो एक ऐड ऑन है। चाहे आप बैडमिंटन खेलते हो, चाहे आप बॉडी बिल्डर हो, वेट लिफ्ट करते हो जिम में, योग तो एक ऐड ऑन है। नहीं, ऐसी बहुत सारी मिथ हैं कि बच्चे योग नहीं कर सकते, गर्भवती महिलाएं योग नहीं कर सकते, बीमार लोग योग नहीं कर सकते। योग करना है लेकिन स्लो बहुत है, रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। योग के अंदर खाली एक्सरसाइज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ नहीं आती है, स्टेमिना नहीं आता है, पावर नहीं आती है, कार्डियक ठीक नहीं होता है आपका, कार्डियो अच्छी एक्सरसाइज नहीं होती है। तो ये सारे मिथ हैं या फैक्ट्स हैं? ये सारे मिथ हैं सर। अगेन आई एम रिपीटिंग, योगा हर व्यक्ति के लिए है। तभी योग की ब्यूटी यही है, सबके लिए कुछ ना कुछ योग में है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसके लिए पर्टिकुलर योग आसन है। अच्छा, उसके अलग है, पर्टिकुलर योग आसन है। बुढ़े लोगों के लिए पर्टिकुलर योग आसन है। और जिनको स्ट्रेंथ स्टैमिना करना है, तो सर मैं खुद अष्टांग योग प्रैक्टिस करती हूँ मैसूर से, और वो वर्ल्ड इतना पावरफुल फॉर्म ऑफ योग है। वर्ल्ड से लोग आते हैं मैसूर, और इतनी टफेस्ट ऑफ द आसन है कि मैं खुद चैलेंज देने के लिए तैयार। सच बताना, तुम योग के अलावा कुछ और भी करती हो, खाली योग ही करती हो? सर मैं अभी फिलहाल सिर्फ योग करती हूँ। मैंने आज तक सिर्फ योग ही किया है। रिजल्ट्स आ रहे हैं? डेफिनेटली सर। क्या रिजल्ट्स आए हैं? सर देखिए, मैं अपने खुद लाइफ से शेयर करती हूँ कि पहले भी वेट ऐसा ही था या अभी बाद में योग के बाद हुआ? नहीं सर, मेरा पहले वेट बहुत फ्लक्चुएट होता था कि मैं कभी बहुत बढ़ गया, कभी बिल्कुल कम हो गया। जब से मैंने डेडिकेटेडली योग करना स्टार्ट किया, मेरा वेट मेंटेन है। सेकेंड चीज़ सर, मेरे थॉट्स काम हैं, तो जब भी मुझे कोई भी, देखिए टेंशन किसी को भी हो सकती है, लेकिन हाउ टू कंट्रोल इट वो मैं बहुत इंस्टेंटली करने लगी हूँ। सेकेंड सर, मैं बेड पर आ गई थी। आई वॉज ऑन बेड फॉर 6 months बैक इंजरी की वजह से। तो जब आप बीमार होते हैं आप इधर उधर भागते हैं। मैंने कोई इलाज नहीं छोड़ा था कि जहाँ मैं नहीं गई हूँ। ऑनेस्टली मुझे रिजल्ट नहीं मिला। अल्टीमेटली
मैंने फिर से ध्यान लगाया, योग की ही प्रैक्टिस से मैं वापस 6 महीने बाद खड़ी हो पाई। तो सर बस वही, द राइट टेक्निक एंड राइट टीचर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर आप देखिए हर एक्टिविटी में रिपीटेड मूवमेंट ऑफ सेम मसल होता है। आप सिर्फ वॉकिंग करेंगे, आप देखिए आप बीमार हो जाएंगे सिर्फ वॉकिंग करेंगे तो। एक ही मसल आप डेली यूज कर रहे हो, व्हाट अबाउट योर थाई, स्क्वाट्स, बैक बेंडिंग। हमारे पूरे दिनचर्या ऐसी हो गई कि हम ज्यादातर ऐसे झुके रहते हैं, अंदर ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्शन, कोई स्पेस ही नहीं दे रहे हैं। सो योगा क्या है, पूरी बॉडी हेड टू टो 360 डिग्री जब मूवमेंट होती है, पूरी बॉडी ओपन होती है, आपको बीमारी रह ही नहीं सकती है, स्टिफनेस रह ही नहीं सकती है। एक और सवाल मेरा, कुछ हमारे जैसे व्यक्ति हैं जो उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त हैं, दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, और उनके लिए एक अच्छा एक्सक्यूज होता है कि भाई हम बिकॉज बहुत व्यस्त हैं और समय नहीं है, काम में बिल्कुल घुसे हुए हैं, वर्कहॉलिक हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे योग करना चाहिए और क्या सलाह दोगी उनको, सो दैट व्यस्त समय में भी समय निकाल के योग कर सकें? जो कह रहे हैं हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, वो उन्हें जैसे सुबह उठ के ऐसे चादर हटाते होंगे सर, वहीं से उनका योग शुरू हो जाना चाहिए। वहीं से आप लेग स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर सकते हो लेटे लेटे, ठीक है। आपने बटरफ्लाई कर लिया, रेक्लाइन बटरफ्लाई कर लिया और डीप ब्रीदिंग कर ली, उठ के बैठ गए, थोड़ा सा नाड़ी शोधन कर लिया। जो बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि कोई बहाना नहीं है, क्योंकि डेली हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, टॉक्सिन्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो बेड पे ही अपना योगा शुरू कर दे। अगर आप चाहोगे इसकी भी हम एक वीडियो बना देंगे कि बेड योगा कैसे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा इसकी वीडियो बनाएं आप। मैं तो ये चाहूँगा, अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कितने भी व्यस्त हों पर अपनी हेल्थ के लिए 1 घंटा 2 घंटा जरूर निकालें आप, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तो आपका युवा जीवन है या वृद्ध जीवन है, बुजुर्ग हैं, हमेशा ठीक रहेगा। अदरवाइज बीमारियों का शिकार होंगे, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, हो सकता है भर्ती होना पड़े, डायलिसिस कराने पड़े, इंजेक्शन लेने पड़े इंसुलिन के। तो अगर इन सबसे बचना है और आपको हेल्दी और फिट रहना है और दीर्घायु रहना है, तो प्लीज़ योगा है, एक्सरसाइज है, कार्डियो है, फिटनेस है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, जो भी पॉसिबल है वो जरूर करें। अदरवाइज आपकी जो वर्कहॉलिक वाला जीवन है वो किसी भी काम का नहीं है अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। लास्ट में मैं एक सवाल पूछूंगा बस, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। कुछ टिप्स देना चाहेंगी अपने दर्शकों को योग के बारे में? हाँ सर, एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि हमें 1 घंटा या 45 मिनट्स आप फिक्स कर लो कि ये तो मेरा योगा का टाइम है ही, बाकी चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी, बट ये टाइम शिफ्ट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत मेजर इमरजेंसी हो रही है फैमिली में या बाहर। सो आप एक टाइम फिक्स रख लें। जब आप वो टाइम फिक्स रख लेंगे, आप देखिए आपका खाने का टाइम फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या हेल्दी खाना खाना है ये फिक्स हो जाएगा, फिर आप पूरे दिन जो काम कर रहे हैं करिए। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप कोशिश करिए आपके आसपास जो भी एक अच्छा टीचर है उसकी निगरानी में योग करें। ये मेरा बहुत ही अच्छे 2 पॉइंट बताया आपने। एक तो शेड्यूलिंग कर लें अपनी, मतलब योग को या हेल्थ के लिए जो फिटनेस टाइम है उसको अलग कैलेंडर में डाल दें, अपने दिनचर्या में डाल दें कि सुबह 7 से 8 करना है, 8 से 9 करना है। और दूसरा जो बताया कि सुपरविजन में करें, किसी योग टीचर के गाइडेंस में करें तो शायद ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके मिथ्स हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, वो भी अच्छे से रिजॉल्व हो सकती हैं और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जब कोई घर में या आप कहीं जा रहे हो क्लास करने और लगातार पेमेंट भी कर रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, साथ में फॉलो, तो आपका अच्छा होगा और सुपरविजन अच्छा होगा और रिजल्ट अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आपने इतने अच्छे से हमारे दर्शकों को ज्ञान दिया, उनको स्किल बताई, करके भी दिखाया आपने। मैं चाहूँगा कि सारे दर्शक जितने भी हैं वो कृपया योग को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर अडॉप्ट करें, समय ज़रूर निकालें इसके लिए। और साथ में मैं फिर बोलूँगा किसी अच्छे योग टीचर को हायर करें, उसकी गाइडेंस में ही करें। और दूसरा मैं फिर आपसे बताना चाहूँगा कि हम लोग योगा से होगा एक ऐसी जो श्रृंखला है चालू कर रहे हैं, जिसमें हम हर बार कोशिश करेंगे कि जो कॉमन बीमारी है उसके बारे में चर्चा करें, उसकी क्या पैथोलॉजी है, क्या फिजियोलॉजी है, मैं वो बताऊंगा आपको। उसको योग कैसे उसमें हेल्प कर सकता है, कैसे आपको कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में, ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है, उसके बारे में योगा एक्सपर्ट हमारी बताएंगी। अगर कुछ और भी सवाल होंगे तो भी आप बताइएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, तो उन टॉपिक्स को भी अपने नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका आने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत।